एपिसोड 241 टू 250। अध्याय 241, अध्याय 236। एमिली पाकर और कार्लोस के बीच झगड़ा हो गया और रात के खाने के समय तक एमिली ने मुश्किल से कुछ ही निवाला खाया था। श्रीमती कार्टर ने देखा कि एमिली बस चॉपस्टिक से खाना इधर उधर धकेल रही थी और उन्हें लगा कि ये व्यंजन उनके स्वाद के अनुकूल नहीं है। उन्होंने जल्दी से और बड़ी चिंता के साथ रसोई में कुछ पौष्टिक सूप बनाने का निर्देश दिया। कुछ ही देर बाद मारिया कार्टर ताज़ा बना सूप लेकर कोई धुन गुनगुनाती हुई आई। कमरे में दाखिल होते ही उसने खाली कमरे पर नजर डाली और मन ही मन बुड़बुड़ाते हुए सोचने लगी, मेरा भाई अपने जिद्दी घमंड के साथ वाकई कमाल का है। उसे साफ तौर पर उससे प्यार हो गया है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। बाद में उसे इसका पछतावा होगा। मारिया अपने भाई के बारे में कुछ अच्छी बातें कहने और उन दोनों के बीच रिश्ता बनाने की कोशिश करने के लिए दृढ़ थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसकी जेब में रखा फ़ोन वाइब्रेट करने लगा। उसने अपना फ़ोन निकाला और देखा कि लिलियाना का फ़ोन था। जैसे ही उसने जवाब दिया, लिलियाना की उन्मत्त आवाज़ आए, मारिया, कुछ भयानक हुआ है। तुम्हारे भाई का एक औरत को लेकर झगड़ा हो गया और पपराजी ने पकड़ लिया। ये सब सुर्खियां बन गया है। ये सुनते ही मारिया की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके हाथ से प्लेट लगभग गिर ही गई। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरी तरफ लिलियाना अभी भी बोल रही थी और उसने बेचैनी से अपना न्यूज़ ऐप खोल दिया। जब उसने ये समाचार देखा तो उसका चेहरा तुरंत ही हरा हो गया। तस्वीरों में उसने अपने भाई की जानी पहचानी पीठ पहचान ली। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, मानो अभी अभी किसी भीषण लड़ाई में शामिल हुआ हो और उसने किसी महिला को सुरक्षा की दृष्टि से पकड़ रखा हो। यद्यपि फोटो में महिला का चेहरा नहीं था, लेकिन मारिया ने उसके कंधों पर पड़े कोट को तुरंत पहचान लिया। ये वही कोट था जिसे उसका भाई अक्सर पहनता था। नहीं, हमें इस खबर को जल्द से जल्द हटाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। अगर मेरी भाभी ने देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मारिया चिंतित थी, उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। उसे और कुछ सूझ नहीं रहा था और उसने तुरंत सचिव रॉस को संदेश भेजा। सचिव रॉस, चाहे कुछ भी करना पड़े, इस खबर को हर कीमत पर हटाया जाना चाहिए। सौभाग्य से सचिव रॉस बहुत कुशल थे। कुछ ही समय में जिस खबर ने ऑनलाइन हंगामा मचा रखा था, उसमें रुचि कम हो गई और जल्द ही वह दूसरी सुर्खियों में दब गई। मारिया ने चुपके से अपनी भाभी की ओर देखा, जो अभी भी आराम से चिड़िया के घोंसले का सूप पी रही थी, और एक लंबी सांस छोड़ी। उसे लगा कि उसकी छाती से भार उतर गया है। एमिली ने सूप के कुछ और घूंट लिए और अपना फ़ोन उठाने ही वाली थी कि मारिया बिजली की तरह तेजी से उठ खड़ी हुई, मानो उसकी पूंछ पर कोई पैर रख दिया गया हो, और जोर से बोली, भाभी, फ़ोन मत देखो। मेरा मतलब है, अब आप गर्भवती हैं और बच्चे के लिए बेहतर होगा कि आप फ़ोन कम इस्तेमाल करें। ये कहने के बाद उसकी आंखें तेजी से घूम गईं और एक जादुई चाल की तरह उसने अपने पीछे से टेस्ट पेपर का एक ढेर निकाला। उसका चेहरा एक चापलूसी भरी मुस्कान से भरा था। भाभी, मैंने सुना है कि आप हाई स्कूल में गणित में बहुत अच्छी थीं। मेरे यहाँ एक समस्या है जो मुझे समझ नहीं आ रही। क्या आप मुझे उसे समझने में मदद कर सकती हैं? खैर, उसे अपनी भाभी को उन गंदे समाचार लेखों को देखने से रोकने का कोई रास्ता खोजना था, जब तक कि सचिव रॉस ने उन्हें पूरी तरह से हटा नहीं दिया। एमिली ने परीक्षा पत्र लिया, प्रश्न पर नजर डाली और कुछ देर सोचने के बाद सहजता से उसे समझाना शुरू कर दिया। मारिया पहले तो बस बहाना बनाना चाहती थी, लेकिन जब उसने एमिली का स्पष्टीकरण सुना तो वह दंग रह गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी नंद गणित में इतनी अच्छी होगी। सिर्फ एक सवाल के लिए एमिली ने तुरंत 3 अलग अलग हल बता दिए, और ये समाधान कुछ कुछ उनके प्रसिद्ध विशेषज्ञ शिक्षक स्वर्गीय राजा द्वारा बताए गए समाधानों से मिलते जुलते थे। हर समाधान सरल, स्पष्ट और समझने में आसान था। मारिया जितना अधिक सुनती, उतना ही वह गंभीर होती जाती। अध्याय 242, अध्याय 237। एमिली पाकर अपने फ़ोन पर फोटो को गौर से देख रही थी। उसकी आंखें खोखली थीं, वह काफ़ी देर तक उस हृदय विदारक छवि से खुद को नहीं संभाल पा रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं और ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके दिल को कसकर पकड़ रहा है और उसे धीरे धीरे नीचे खींच रहा है। फ़ोन के दूसरी ओर नाना रॉस लगातार संदेश भेजती रहीं। अधिसूचना की आवाज़ मक्खी की तरह भिनभिना रही थी, लेकिन एमिली एक भी शब्द नहीं सुन सकी। उसके गले में कड़वाहट की एक तीव्र पीड़ा उठी और तीव्र मतली के कारण उसने सहज ही अपना मुंह ढक लिया और लड़खड़ाते हुए बाथरूम की ओर चली गई। वह शौचालय के सामने गिर पड़ी और जोर जोर से उल्टी करने लगी, और पहले खाए गए सारे महंगे सप्लीमेंट एक ही झटके में बाहर निकल गए। उसका पेट ऐसे उछला मानो उसके सारे अंदरूनी अंग बाहर निकल जाएंगे। उल्टी के बाद उसने कमजोरी से अपना शरीर सीधा किया, हाथ बढ़ाकर अपना चेहरा छुआ, उस पर ठंडक महसूस की। उसे उम्मीद थी कि आंसू बह निकलेंगे, लेकिन अजीब बात है कि एक भी आंसू नहीं गिरा। एमिली ने अपने मुंह के कोने से एक कड़वी मुस्कान खींची, मानो वह आत्मा मजाक कर रही हो या शायद हार मान रही हो, और खाली माहौल में बुदबुदाए, माँ, मुझे डर है कि मैं आपको निराश कर दूंगा। उन्होंने याद किया कि एक बार उनकी माँ ने कहा था कि एक साधारण व्यक्ति बनना और खुशहाल जीवन जीना, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह साधारण खुशी भी उनकी पहुंच से बहुत दूर है, आसमान पर चढ़ने जितना कठिन है। इस समय सम्राट के कलर बार का प्रवेश द्वार पहले से ही खचाखच भरा हुआ था। मीडिया रिपोर्टर कैमरे लेकर वहां जमा थे। लगातार फ्लैश चमक रहे थे, जिससे अराजक दृश्य पैदा हो रहा था। बार की वीआईपी लिफ्ट सीधे अंडरग्राउंड पार्किंग की ओर जाती थी। कार्लोस और उसकी टीम का एक घमासान झगड़ा अभी अभी खत्म हुआ था और पुलिस के आने से पहले उन्हें वहां से निकलना था। अगली बार मुझे उसे दोबारा देखने मत देना, फे मैनर ने अपना सिर पकड़ते हुए बड़बड़ाया। उसके चेहरे पर अभी भी क्रोध और आक्रोश के निशान दिखाई दे रहे थे। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, जिससे स्पष्ट था कि वह एक भयंकर युद्ध से गुजरा था। मास्टर कार्टर, आपको क्या हो गया है? इस बार आपने चू परिवार के उस कमीने को पीट पीट कर मार नहीं डाला? वह शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी आंखें भ्रम से भरी हुई थीं। कार्लोस की मूलतः बर्फ सी सफ़ेद शर्ट अब शराब और खून से सनी हुई थी, हालांकि सारा खून किसी और का था। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी, उसकी आंखों से ऐसी ठंडक निकल रही थी कि लोग सिहर उठते थे।
रेनी वाइट, क्या आपने पत्रकारों को सूचित किया? वह अचानक मुड़ा, उसकी आवाज़ धीमी और बर्फीली थी, मानो उसके दांतों के बीच से निकल रही हो। उसके बगल में रेनी वाइट अभी भी कार्लोस की जैकेट पहने हुए थी। वह दुबली पतली थी और थोड़ा कांप रही थी। जब कार्लोस वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कोई उसे अस्त व्यस्त अवस्था में दबा रहा है। उसकी पोशाक फटी हुई है और गोरी त्वचा के बड़े बड़े हिस्से दिखाई दे रहे हैं। इस दृश्य में कार्लोस बिना सोचे समझे आगे बढ़ता है और उस व्यक्ति को मुक्का मारकर उड़ा देता है। लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उनके ऐसा करने के कुछ ही देर बाद अतिथि के वेश में कई पत्रकार अचानक प्रकट हो गए और अचानक फ्लैशलाइटें चमक उठी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। घबराहट में कार्लोस ने जल्दी से अपना कोट उतारकर रेनी को पहना दिया और वीआईपी मार्ग से उसके साथ भाग निकला। अब तक भूमिगत पार्किंग स्थल में खड़े होकर उसे अंततः होश नहीं आया था। एम्परर्स कलर बार में सुरक्षा व्यवस्था हमेशा से ही चाक चौबंद रही है। कई धनी व्यक्ति, अधिकारी और यहाँ तक कि मशहूर हस्तियां भी अक्सर निश्चिंत होकर वहां आते थे। कैमरे में कैद होने जैसी घटना शायद ही कभी हुई हो। रेनी कांप उठी, उसने अपना सिर उठाया और कार्लोस की ओर एक नज़र डाली, जो एक बदला हुआ व्यक्ति लग रहा था। आमतौर पर उसके शब्द हमेशा कोमल होते थे, उसकी मुस्कान बसंत की हवा की तरह गर्म होती थी। लेकिन आज उसकी निगाहें चाकू की तरह ठंडी थीं, जिससे वह डर के मारे कांप रही थी। उसने अपना मुंह खोला, कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन उसका गला अवरुद्ध हो गया था, एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। अरे मास्टर कार्टर, आपको उस पर शक तो नहीं होगा, है ना? वो तो बस एक छात्रा है, उसे इतना कुछ कैसे पता? और हाँ, हमने तो बस उसे किसी के हाथों तंग होते देखा है। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए फेमेनर तुरंत मध्यस्थ के रूप में आगे आए। उनके चेहरे पर प्रसन्नता भरी मुस्कान थी। उसने अपने शरीर को थोड़ा सा घुमाया और खुद को कार्लोस और रेनी के बीच में रखकर तनावपूर्ण माहौल को कम करने की कोशिश की। मास्टर कार्टर, शांत हो जाओ, उसके साथ गलत मत करो। मैंने अभी तक उससे यह नहीं पूछा है कि वह यहाँ कैसे पहुंची। कार्लोस की भौहें तन गईं, उसकी आंखों में अभी भी शक की लकीरें थीं। वह बार बार इस पर विचार कर रहा था और यह भी मान रहा था कि रेनी का दिमाग शायद इतना गहरा नहीं है। आखिरकार वह सालों से उसे प्रायोजित करता रहा था, क्योंकि वह खुद को उसके स्वभाव और चरित्र से पूरी तरह वाकिफ मानता था। उसके सामान्य व्यवहार को देखते हुए ऐसा अव्यवस्थित बार ऐसी जगह नहीं लग रहा था जहां वह स्वेच्छा से जाएगी। खैर, मैं उसे एक बार पहले भी यहाँ लाया था, जब कंपनी में नए कर्मचारियों के लिए एक सम्मेलन आयोजित हुआ था। फेमैनर ने अपने सिर के पीछे के हिस्से को रगड़ा, जिससे उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव प्रकट हुआ। उसे तब अपने किए पर पछतावा हुआ। अगर वह रैनी को बार में न लाता तो शायद आज की घटना कभी न होती। सबने खूब मजा किया और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह दोबारा अकेले आएगी और ऐसी स्थिति का सामना तो बिल्कुल नहीं करेगी। उसने जल्दी से समझाया ताकि कार्लोस के संदेह दूर हो जाएं। रेनी एक तरफ खड़ी थी, उसका सिर झुका हुआ था, उसके हाथ उसकी स्कर्ट के किनारे को कसकर पकड़े हुए थे, उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था, मानो वह डर गई हो। रेनी की दयनीय स्थिति देखकर कार्लोस का गुस्सा धीरे धीरे कम हो गया। फिर उसे घर ले जाओ। अध्याय 243, अध्याय 238। भाई कार्टर कबीले के युवा गुरु हैं। वह कुछ देर तक चुप रहा और अंततः सिर हिला दिया। कार्लोस का जवाब सुनकर रेनी वाइट का चेहरा खुशी से चमक उठा। सिस्टर सोफी पाकर के शब्द रेनी वाइट को अविश्वसनीय लगे। आखिर वह भाई कार्टर को पहले से जानती थी। भाई कार्टर के बारे में उसकी समझ के बावजूद वह एमिली पाकर से इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकता था? ये सोचकर रेनी वाइट ने राहत की सांस ली। उसके दिल पर से आधा भारी पत्थर आखिरकार उठ गया और उसने अपनी सीट बेल्ट बांधने के लिए अपना हाथ उठाया। उस समय ड्राइवर सीट पर बैठे कार्लोस की नज़र अनजाने में सामने वाली यात्री सीट पर रखे छोटे से तकिए पर पड़ गई। इस तकिए की बात करें तो पिछली बार एमिली पाकर की गर्भावस्था के बारे में पता चलने के बाद उन्हें अपनी पीठ को आराम देने के लिए तकिए का उपयोग करना विशेष रूप से पसंद था। इसलिए उन्होंने अपनी प्रत्येक कार में एक तकिया विशेष रूप से तैयार रखा था। एमिली पाकर नामक वह महिला आमतौर पर बहुत खास नहीं दिखती थी, लेकिन वास्तव में उसे दूसरों द्वारा उसकी चीज़ों को छूना बहुत नापसंद था। ये सोचते ही कार्लोस का चेहरा काला पड़ गया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के गहरी आवाज़ में कहा, पीछे बैठो। रेनी वाइट का हाथ, जो अपनी सीट बेल्ट बांधने के लिए आगे बढ़ रहा था, हवा में ही जम गया। उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। वह हिली नहीं और कार्लोस ने कार स्टार्ट नहीं की। वह केवल चुपचाप सीट बेल्ट खोलकर पीछे की सीट पर जा सकती थी। तभी कार्लोस ने कार स्टार्ट की। गाड़ी के अंदर का माहौल शांत था, बस इंजन की हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। भविष्य में जब आप किसी पुरुष की कार में बैठें तो बेतरतीब ढंग से आगे वाली सीट पर न बैठें, इससे गलतफहमी पैदा हो सकती है। कार्लोस ने सपाट लहजे में कहा। उसकी निगाहें अभी भी सामने टिकी हुई थी। उसके शब्द बिना ज्यादा सोचे समझे एक भाईचारे की याद दिलाते हुए निकल रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद जब रेनी वाइट की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसने रियरव्यू मिरर पर नजर डाली। उस समय वह रेनी वाइट का चेहरा आंसुओं से भरा देखकर चौंक गया। उसने अपने निचले होंठ को काट लिया। उसके कंधे हल्के से कांप रहे थे। वह अपनी सिसकियों को दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रोने की धीमी आवाज अभी भी आ रही थी। कार्लोस को तुरंत परेशानी महसूस होने लगी। वह फिर क्यों रो रही है? मैंने तो बस यही एक वाक्य कहा था, कुछ भी कठोर नहीं कहा। उनकी धारणा में यह महिला पानी की तरह थी, जो थोड़ी सी भी उत्तेजना पर आसानी से आंसू बहा देती थी। एमिली पाकर उस जिद्दी महिला के विपरीत, उसने उसे कभी रोते नहीं देखा था। दूसरी ओर रेनी वाइट इतनी भावुक थी कि उसके आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे कि उनका कोई मूल्य ही न हो। भाई कार्टर, तुम बदल गए हो, तुम पहले ऐसे नहीं थे। रेनी वाइट की आवाज़ सिसकियों से भरी हुई थी। भाई कार्टर ने एक बार उसकी बहुत देखभाल की थी तथा जब भी उसे कोई छोटी मोटी परेशानी होती थी तो वे तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंच जाते थे। वे गर्म यादें अब उसके दिल में कांटों की तरह चुभ रही थीं। रेनी वाइट का दिल कड़वाहट से भरा था। वह खुद से सवाल करने से खुद को नहीं रोक सकी, आखिर चीजें कब बदलने लगी?
चिंतन करने पर ऐसा प्रतीत हुआ कि एमिली पार्कर के आने के बाद से सब कुछ बदल गया है। हो सकता है कि पहले इसे व्यक्त करने का मेरा तरीका गलत था, लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है, इसलिए कुछ बदलाव अपरिहार्य हैं। कार्लोस का लहजा सहज था, मानो वह कोई सामान्य तथ्य कह रहा हो। उसका ध्यान पूरी तरह से फोन पर था, क्योंकि वह जानता था कि चूंकि उसके दादाजी विदेश गए हैं, इसलिए उसने जानबूझकर आज रात ब्लू स्काई को संदेश नहीं भेजा। इस समय तो उस महिला को सो जाना चाहिए, है ना? उन्होंने यह नहीं देखा कि उनकी इस टिप्पणी का रेनी वाइट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन रेनी वाइट के लिए ये शब्द उसके कानों में बिजली की तरह गरजे, जिसने एक पल में उसकी दुनिया को तहस-नहस कर दिया। उसका सिर अचानक ऊपर उठा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, वह न केवल सदमे से बल्कि अविश्वास से भी भरी हुई थी। क्या सिस्टर सोफी पार्कर सच कह रही थी? क्या एमिली पार्कर ने सचमुच भाई कार्टर को चुराया था? यह विचार उसके दिमाग में फूट पड़ा, जिससे रेनी वाइट और भी जोर से रोने लगी। उसके आंसू टूटे हुए बांध की तरह बहने लगे, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। क्या तुमने सचमुच शादी कर ली है? वह क्यों? रेनी वाइट चिल्लाए और अपनी सारी शिकायतें उगल दीं। लेकिन मैं एमिली पार्कर से छोटी हूँ, मेरे पास उच्च डिग्री है, भले ही मैं ग्रामीण इलाके से हूँ। लेकिन एमिली पार्कर भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, वह भी देहात से है, और मैंने सुना है कि उसकी माँ एक रखेल थी। रेनी वाइट की आवाज़ उत्साह में बढ़ गई, कार्लोस के बदलते चेहरे से बिल्कुल बेखबर। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, ब्रेक से एक तेज चीख निकली और कार अचानक रुक गई। रेनी वाइट, जिसने अभी तक अपनी सीट बेल्ट नहीं बांधी थी, अनियंत्रित होकर आगे की ओर गिर गई। उसका माथा आगे की सीट के पीछे जोर से टकराया। एक धीमी सी आवाज के साथ उसका सफेद माथा तुरंत लाल हो गया। चुप रहो, तुम्हें एमिली पार्कर के बारे में इस तरह बात करने का अधिकार किसने दिया? कार्लोस ने अपना सिर घुमाया, उसका चेहरा क्रोध से काला पड़ गया। कार के अंदर का माहौल तनावपूर्ण और दमनकारी था। रेनी वाइट अचानक हुई गर्जना और कार्लोस के गुस्से भरे हाव भाव से भयभीत होकर कांपने लगी। उसके पहले बहते हुए आंसू मानो किसी गतिहीनता के जादू के कारण थम गए। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं, वह ड्राइवर सीट को घूर रही थी, उसके होंठ हल्के से कांप रहे थे, वह एक भी शब्द नहीं बोल पा रही थी। इस समय उसके सामने खड़ा भाई कार्टर उसकी स्मृति में मौजूद सौम्य और विचारशील व्यक्ति की तुलना में अजनबी था, एक ऐसा विरोधाभास जिसने उसके हृदय को चिंता से भर दिया। मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुलाता हूँ, तुम खुद वापस जा सकते हो, याद रखना मैंने क्या कहा था। अगर कोई जरूरी काम ना हो तो मुझे दोबारा मत ढूंढना, कार्लोस ने अपने अंदर के गुस्से को दबाते हुए ठंडे स्वर में कहा। रेनी वाइट के रोने और एमिली पार्कर के बारे में उसके द्वारा कहे गए अपमानजनक शब्दों से उसका धैर्य पूरी तरह से जवाब दे गया। उसने टैक्सी बुलाई। टैक्सी लगभग 10 मिनट में यहाँ आ जाएगी, यहीं प्रतीक्षा करो। उसने कार का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। बाहर खड़े होकर गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। कार के अंदर रेनी वाइट पीछे की सीट पर चुपचाप बैठी थी और दुख से भरे हृदय से कार्लोस की आकृति को देख रही थी। खोई और निराश महसूस करते हुए रेनी वाइट पीछे की सीट पर सिमट गई। उसका मन बार बार यह सोच रहा था कि भाई कार्टर अब मुझे नहीं चाहते। इस समय वह आंतरिक संघर्ष में थी, उम्मीद कर रही थी कि समय जल्दी बीत जाएगा ताकि वह इस असहनीय जगह को छोड़ सके। फिर भी वह चाहती थी कि समय धीमा हो जाए, शायद भाई कार्टर अपना मन बदल दें। अपने उलझे विचारों के बीच अचानक उसका फोन बज उठा, जिसने कार के अंदर के सन्नाटे को तोड़ दिया। अचानक उसने अपना फोन निकाला, यह उसकी रूममेट का फोन था। रेनी वाइट ने उत्तर बटन दबाने से पहले सहजता से अपने चेहरे से बचे हुए आंसू पोंछ लिए। रेनी, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम कार्लोस है? हे भगवान, आप तो बहुत गुप्त थे। आपने हमें ये क्यों नहीं बताया कि वह कार्टर कबीले समूह का युवा मास्टर है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि स्नातक होने से पहले आपको कार्टर क्लैन में इंटर्नशिप मिल गई। उसके छात्रावास प्रमुख की आवाज़ अति उत्साहित थी, लगभग चिल्लाने जैसी, जिससे रेनी वाइट ने फोन को खुद से दूर रख लिया। आज रात की इस खबर ने रेनी के डॉम में तहलका मचा दिया। उसकी रूममेट्स ने ट्रेंडिंग न्यूज़ देखी थी और रेनी वाइट और उसके बॉयफ्रेंड की जानी पहचानी पीठ पहचान ली थी। कार्टर कबीले समूह के युवा मास्टर भाई कार्टर। रेनी वाइट ठिठक गई, उसका फोन पकड़े हाथ कांप रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि भाई कार्टर, जो खुद को एक साधारण कर्मचारी बताते थे, उनकी पहचान इतनी आश्चर्यजनक होगी। कार्लोस के साथ अपनी बातचीत को याद करते हुए रेनी वाइट ने धीरे से अपना सिर उठाया और उस कार को ध्यान से देखा जिसमें वह बैठी थी। इससे पहले उसने इस कार में कोई विशेष बात नहीं देखी थी। अब अपनी रूममेट्स द्वारा याद दिलाए जाने पर वह वास्तविकता से जाग उठी। इस कार पर कोई लोगो नहीं था। हाल ही में उन्होंने कार्टर ऑटोमोटिव में काम किया और कुछ ज्ञान प्राप्त किया, ये सीखते हुए कि शीर्ष स्तरीय अनुकूलित कारें अक्सर जानबूझकर अपनी ब्रांडिंग को छिपाती हैं, कम महत्वपूर्ण लगती हैं लेकिन अंदर खजाने को छुपाती हैं। इस कार में लगी हर चीज़, प्रीमियम सामग्री से लेकर पैरों के नीचे बिछे आलीशान कालीन तक, सभी इसके मालिक की असाधारण स्थिति का संकेत देते थे। रेनी वाइट को इस बात का देर से एहसास हुआ कि भाई कार्टर उससे इतना महत्वपूर्ण रहस्य छुपा रहे थे, जिससे वह निराश हो गई। उसके हृदय में भावनाओं का मिश्रण था, आश्चर्य, भ्रम, पश्चाताप सब एक साथ गुथे हुए थे। रेनी वाइट की नज़र उसके फोन स्क्रीन पर पड़ी, जिसमें उसके छात्रावास प्रमुख द्वारा भेजी गई खबर का स्क्रीनशॉट था, जिसमें कार्लोस और उसकी पीठ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। समाचार से उनकी पहचान कार्टर कबीले के युवा मास्टर के रूप में पुष्टि हुई। उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं, उसके भीतर तीव्र आक्रोश उमड़ रहा था। भाई कार्टर सचमुच कार्टर कबीले के यंग मास्टर हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि एमिली पार्कर उनसे दोस्ती करने के लिए इतनी दूर तक जाती है। रेनी वाइट ने फुसफुसाते हुए कहा, उसका स्वर ईर्ष्या से भरा हुआ था। भाई कार्टर विवाहित है, लेकिन एमिली पार्कर एक शर्मनाक घुसपैठिया है। उसके अनुसार एमिली पार्कर को भाई कार्टर की पहचान बहुत पहले से पता थी और उसने उनसे उलझने और उनके साथ रहने के लिए हर संभव प्रयास किया होगा। उसे एहसास हुआ कि वह पहले बहुत भोली थी। सिस्टर सोफी पार्कर सही थी, एमिली पार्कर एक आकर्षक महिला थी। इस समय दूसरी तरफ से उसके छात्रावास प्रमुख की आवाज़ आ रही थी, रैनी, तुम्हें भाई कार्टर से बात करनी चाहिए।
हम भी कार्टर कबीले में शामिल होना चाहते हैं, और तुम उसे संभाल कर रखना। लेकिन इस समय रेनी वाइट का ध्यान कहीं और था। वह लगातार यह योजना बना रहा था कि कार्लोस को वापस कैसे जीता जाए। उसे कुछ याद आया और उसने जल्दी से अपना हैंडबैग खोला। अंदर दवा की एक बोतल थी जो उसे कुछ समय पहले सिस्टर सोफी पाकर ने दी थी। सिस्टर सोफी पाकर ने उस समय बताया था कि इस दवा का अत्यधिक सेवन नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा परेशानी होगी। टैक्सी के इंतजार के दौरान कार्लोस ने आलसे से अपना फोन उठाया और ब्लू स्काई को संदेश भेजने से खुद को नहीं रोक सका। सो गया क्या? संदेश भेजने के बाद कार्लोस चुपचाप प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन प्राप्तकर्ता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मानो समुद्र में डूबता हुआ पत्थर हो। कुछ भी करने को न बचा होने पर कार्लोस अपने फोन में व्यस्त हो गया। एक टैक्सी धीरे धीरे दूर से आती हुई दिखाई दी। उसने अपना फोन रख दिया और रेनी वाइट के लिए कार का दरवाजा खोलने की तैयारी करने लगा। उसने कार के दरवाजे का हैंडल पकड़ा और उसे धीरे से खींचा। जैसे ही दरवाजा खुला, उसे एक चरमराहट की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर वह दंग रह गया। उसने देखा कि रेनी वाइट पीछे की सीट पर निश्चल पड़ी थी। उसका चेहरा चादर की तरह पीला पड़ गया था और वह बेहोश थी। रेनी वाइट, कार्लोस ने संकोच से आवाज लगाई, लेकिन रेनी वाइट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे वह वहां थी ही नहीं। अध्याय 244, अध्याय 239। उस रात कार्लोस विला में वापस नहीं आया। एमिली पाकर ने सुबह उठते ही टाइम से संदेश देखा। ये संदेश आधी रात को भेजा गया था। उस समय उसे रेनी वाइट के साथ होना चाहिए था। ये सोचकर एमिली के दिल में ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे किसी ने जोर से छुरा घोंपा हो, जिससे उसे और भी बुरा महसूस हुआ। उसने संदेश को अनदेखा करते हुए अपना फोन एक तरफ फेंक दिया। नाश्ते के समय श्रीमती कार्टर खाने की मेज पर बैठी थीं और कमरे को देख रही थी, लेकिन उन्हें कार्लोस का कोई चेहरा नजर नहीं आया। उनके चेहरे पर उलझन के भाव थे। मेरा भाई कल रात घर नहीं आया। माँ, आपको उसके लिए कुछ करना चाहिए, श्रीमती कार्टर के पूछने से पहले ही मारिया कार्टर ने शिकायत कर दी। बोलते समय उसने अपना चम्मच प्लेट पर जोर से रखा, जिससे एक कर्कश आवाज हुई। उसे कुछ और कंपनियों का प्रबंधन करने दीजिए और उसके पास उन बुरे दोस्तों के साथ घूमने का समय नहीं होगा। मारिया को अपने भाई के बारे में कल रात की खबर याद आई और उसके अंदर क्रोध की लहर उमड़ पड़ी। वह गुस्से से भरी हुई बैठी थी, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और उसकी आंखों में असंतोष था। ये बेहतर होगा कि उसे कभी पता ही न चले कि वह महिला कौन थी जो उसके भाई को गुप्त रूप से बहकाने की कोशिश कर रही थी। अन्यथा वह निश्चित रूप से उसे आसानी से नहीं छोड़ेगी। भोजन कक्ष का माहौल कुछ हद तक शांत था। इवान पामा पास में बैठे आराम से अपनी कॉफी पी रहे थे और उन्होंने सहजता से टिप्पणी की, मुझे लगता है कि जब कोई पुरुष रात को घर नहीं आता तो इसका कारण आमतौर पर उसकी पत्नी होती है। सिर्फ एक अयोग्य पत्नी ही अपने पति को नहीं रख सकती। उनका स्वर शांत था, लेकिन उनके शब्द चाकू की तरह तीखे थे, जो सीधे एमिली पर निशाना साध रहे थे। बोलने के बाद उन्होंने अपना कॉफी कप नीचे रख दिया, अपना मुंह धीरे से पोंछने के लिए एक नैपकिन उठाया। उनकी जांच करती हुई निगाहें हल्के से एमिली पर पड़ीं, साथ ही एक उपहासपूर्ण मुस्कान भी थी। ये सुनकर श्रीमती कार्टर की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उनकी आंखों में असंतोष की झलक थी। वे बस बोलने ही वाली थीं। एमिली ने पूरी तरह से संतुलित मुस्कान बनाए रखी। उसकी अभिव्यक्ति सौम्य थी और उसने धीरे से अपने बर्तन नीचे रख दिए। उसने इवान की ओर देखा और हल्के स्वर में बोली, मानो मौसम के बारे में चर्चा कर रही हो। पिताजी, आप सही कह रहे हैं। मुझमें सचमुच सद्गुण और प्रतिभा की कमी है। उसकी स्पष्ट स्वीकारोक्ति से इवान के व्यवहार में क्षण भर के लिए विराम आ गया। एमिली का स्वर अचानक बदल गया, जिसमें व्यंग्य का एक सूक्ष्म संकेत था। लेकिन मैंने सुना है कि कुछ पुरुष ऐसी महिलाओं को पसंद करते हैं जिनमें गुण और प्रतिभा की कमी होती है, जो उनकी पत्नियों के बराबर भी नहीं होती। शायद उनके दिलों में ऐसी महिलाओं को नियंत्रित करना और धोखा देना आसान होता है। दूध पीने के बाद उसने अपना कप उठाया और दूध का एक घूंट लिया। उसकी नज़र क्षण भर के लिए इवान के चेहरे पर गई, जिससे वह क्षण भर के लिए अकड़ गया। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी अस्वाभाविक हो गई। उसकी परिधीय दृष्टि ने श्रीमती कार्टर को पकड़ लिया, जिससे उसे कुछ हद तक दोषी महसूस हुआ। उसे ऐसा क्यों लगा कि एमिली की बातों का कोई और मतलब था? क्या हो सकता है कि वह कुछ जानती हो? एमिली आमतौर पर किसी से द्वेष नहीं रखती थी, लेकिन उसे इस बात का पूरा अंदाजा था कि कब बर्दाश्त करना है। इवान का ये बेवजह आरोप उसके कानों से यूं ही नहीं गुजरता था। उनकी राय में, चूंकि इवान उन्हें बहू नहीं मानते थे, इसलिए उन्हें ससुर मानने की कोई आवश्यकता नहीं थी। शुक्र है कि उसे समझदार सास श्रीमती कार्टर और खुशमिजाज व वफादार नंद मारिया मिली। उनके साथ इस घर में गर्मजोशी काफ़ी थी। पिताजी, मेरी भाभी में गुण और प्रतिभा की कमी कैसे है? मारिया कार्टर की चमकदार और स्पष्ट आवाज़ ने कुछ हद तक दमनकारी माहौल को एक पल में ही तोड़ दिया। उसने अपने पिता और एमिली के बीच अंतर्निहित तनावों पर ध्यान नहीं दिया था, फिर भी वह एमिली का दृढ़तापूर्वक बचाव कर रही थी। मेरी भाभी कमाल की हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जो वो न कर सकें। पिछली बार मेरे कंप्यूटर में एक समस्या थी जिसे मैं ठीक नहीं कर पाया था, लेकिन उन्होंने उसे झटपट हल कर दिया। और जब भी वह मुझे पढ़ाती थी तो मेरे जटिल कार्यों को भी वह आसानी से हल कर देती थी। वो घर का सारा काम बहुत अच्छे से संभालती है और लोगों से बहुत शालीनता और शान से पेश आती है। मेरा कोई भी दोस्त उसे नापसंद नहीं करता। मारिया ने एमिली की खूबियों को अपनी उंगलियों पर एक एक करके गिना। उसका चेहरा गर्व से भरा हुआ था। नाश्ते के बाद मारिया कक्षा में चली गई। श्रीमती कार्टर ने एमिली से कार्लोस को फ़ोन करने का आग्रह किया। अध्याय 245, अध्याय 240। उस महिला ने कार्टर परिवार पर किस तरह का जादू किया? इवान पामा का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसके माथे पर नसें उभरी हुई थीं। वह बहुत लंबे समय से कार्टर परिवार के साथ उलझा हुआ था तथा हर पल लॉर्ड मास्टर कार्टर और श्रीमती कार्टर की खुशामद करता रहता था। लेकिन इतने वर्षों के प्रयास के बाद उसे क्या हासिल हुआ? बस कुछ मामूली एहसान। कार्टर परिवार के मुख्य दायरे में वह हमेशा एक बाहरी व्यक्ति ही रहा। फिर भी एमिली पाकर कुछ ही महीनों में सब कुछ बदल गया।
उसने बिना किसी प्रयास के कार्टर परिवार का समर्थन और विश्वास हासिल कर लिया। वे सभी संसाधन जिनके बारे में उसने सपना देखा था अब एमिली की ओर उमड़ रहे थे। यदि चीजें इसी तरह विकसित होती रहीं तो वर्षों से उनकी मेहनत से बनाई गई सारी योजनाएं व्यर्थ हो जाएंगी। वह इसे कतई स्वीकार नहीं करेगा। इवान पामा अध्ययन कक्ष में बेचैनी से आगे पीछे चल रहा था, उसका हर कदम भारी और जरूरी था। अचानक मानो किसी विचार से प्रभावित होकर उसने अपने कदम रोक दिए। उसकी आंखों में द्वेष की चमक चमक उठी। वह जल्दी से डेस्क पर गया और अपनी सेक्रेटरी का नंबर डायल किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई वह कहने के लिए बेताब हो गया, रेनी वाइट से संपर्क करें। रेनी वाइट, जो कि एक अत्यंत सुंदर प्रशिक्षु थी, को कुछ समय पहले ही कार्लोस द्वारा कार्टर कबीले में शामिल किया गया था। इवान पामा को आज भी याद है कि जब उन्होंने पहली बार रेनी वाइट को देखा था तो उन्हें स्पष्ट रूप से लगा था कि इस लड़की का उनके बेटे के साथ एक असामान्य रिश्ता है। उस समय तो उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन कल रात की ट्रेंडिंग खबरों ने उन्हें कुछ याद दिला दिया। ये रेनी वाइट स्थिति को पलटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उसका अच्छा उपयोग करने से उसके लिए प्रतिकूल परिस्थितियां टूट सकती हैं। अस्पताल के गलियारे में कार्लोस रेनी वाइट के वार्ड की ओर चला गया। उसका चेहरा थकान से भरा हुआ था। कल रात रेनी वाइट अचानक बिना किसी चेतावनी के बेहोश हो गई थी और उसने जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई और उसे अस्पताल ले गया। रेनी वाइट का यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं था और वह उसकी रूममेट से संपर्क नहीं कर सका, इसलिए उसे अस्पताल में इंतजार करना पड़ा। सौभाग्यवश वह सुबह होने के बाद जाग गई। रिपोर्ट लेने जाने से पहले रेनी वाइट ने कार्लोस को दयनीय दृष्टि से देखा और फुसफुसाया, भाई कार्टर, मेरा फ़ोन खत्म हो गया है। क्या मैं अपने रूममेट्स को फ़ोन करने के लिए आपका फ़ोन उधार ले सकता हूँ? अगर वे मुझसे संपर्क नहीं कर पाए तो वे चिंतित हो जाएंगे। कार्लोस ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और अपना फ़ोन उसे दे दिया। एक चरमराहट के साथ वार्ड का दरवाज़ा धीरे से खोला गया। जानी पहचानी पदचाप सुनकर रेनी वाइट ने जल्दी से ऊपर देखा। रेनी, रिपोर्ट आ गई है। डॉक्टर ने कहा है कि कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगर तुम ठीक से आराम करोगी तो तुम्हें 2 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। रेनी वाइट ने हल्के से सिर हिलाया, उसकी आंखें झपक रही थीं। वह चुपके से कार्लोस की प्रतिक्रिया देख रही थी, जो किसी बात को लेकर झिझक रही थी। कांपती आवाज में उसने कहा, भाई कार्टर, कल मास्टर चू वाले लोगों ने मुझे ब्लॉक कर दिया और मुझे कुछ गोलियां खाने के लिए मजबूर किया। मैं खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखें लाल हो गईं, दयनीय लग रही थीं। कार्लोस ने उसे दिलासा दिया, डरो मत, अब ये खत्म हो गया है। भाई कार्टर, बहन एमिली पाकर ने अभी अभी फ़ोन किया। रेनी वाइट ने अपने होंठ काट लिए। उसके चेहरे पर डर और चिंता के भाव दिखाई दे रहे थे। उसकी आवाज़ अनियंत्रित रूप से कांप रही थी। एमिली का नाम सुनते ही कार्लोस की आंखें, जो पहले धुंधली थीं, अचानक चमक उठी। उसका पूरा मन उत्साहित हो गया। वह उत्सुकता से एक कदम आगे बढ़ा और आग्रहपूर्वक पूछा, उसने क्या कहा? रेनी वाइट ने सूंघते हुए, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उसने कहा कि मैं तुम्हें बहका रहा हूं और मुझसे कहा कि मैं तुमसे दूर रहूं। उन्होंने ये भी धमकी दी कि अगर मैं नहीं गया तो वह श्रीमती कार्टर को बता देंगी और यह सुनिश्चित कर देंगी कि मैं राजधानी में नहीं रह सकूं। जैसे ही वह बोल रही थी, उसके आंसू टूटे हुए मोतियों की तरह उसके गालों पर बह रहे थे। वह अत्यंत दयनीय लग रही थी। रेनी वाइट के बोलने के बाद उसने कार्लोस की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। सोचा कि वह बहुत गुस्सा होगा, लेकिन भाई कार्टर एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उसने सचमुच ऐसा कहा तो वह महिला अभी भी उसकी परवाह करती है। अध्याय 246, अध्याय 241। रेनी वाइट ने कार्लोस के हाव भाव में अचानक बदलाव देखा। वह मन ही मन खुश हुई, ये सोचकर कि उसने उसकी भावनाओं को समझ लिया है और उसे यकीन है कि वह उसके लिए खड़ा होगा। वह मुस्कुराए बिना न रह सकी, लेकिन वास्तविकता ने उसके सपने पर भारी हथौड़े की तरह प्रहार किया। एमिली सही कह रही है, हमें अब संपर्क में नहीं रहना चाहिए। यह उचित नहीं है। यदि आपके पास वास्तव में कोई आपात स्थिति है तो ओलिवर रॉस या फे मैनर को ढूंढें। उसकी आवाज़ ठंडी थी, उसमें कोई गर्माहट नहीं थी। हर शब्द मानो किसी बर्फ के तहखाने से निकलकर सीधे रेनी वाइट के दिल में उतर रहा हो। रेनी वाइट एकदम से हक्की बक्की रह गई, मानो उसे किसी जगह पर कील से ठोंक दिया गया हो। उसका दिमाग खाली हो गया। जब तक उसे होश आया तब तक कार्लोस का शरीर अस्पताल के कमरे से गायब हो चुका था। बस धीरे धीरे हिलता दरवाजा उसके हाल ही में चले जाने की आवाज़ सुना रहा था। क्या हुआ? रेनी वाइट की आवाज़ कांप रही थी, अविश्वसनीय सिसकियों से भरी हुई। उसका शरीर मानो पूरी तरह से सहारा खो बैठा था और वह कमज़ोर होकर अस्पताल के बिस्तर पर गिर पड़ी। खाली आंखों से वह खाली दरवाजे को घूर रही थी। उसके चेहरे पर बेतहाशा आंसू बह रहे थे। समझ नहीं पा रही थी कि हालात ऐसे कैसे हो गए। रेनी वाइट अस्पताल के बिस्तर पर स्तब्ध बैठी थी, मानो समय थमसा गया हो। उसके मन में कार्लोस के जाने की निर्णायक छवि घूम रही थी। उसकी दुनिया अचानक एक कोने में सिमट गई। वह पूरी तरह खो गई थी, गहरे दुख में डूबी हुई। उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया था जब अचानक एक रिंगटोन ने मृत सन्नाटे को तोड़ दिया और उसे जबरदस्ती उसके अस्त व्यस्त विचारों से बाहर खींच लिया। रेनी वाइट कांप उठी, सहज रूप से अपना फ़ोन उठाया और बिना देखे जवाब देते हुए बोली, भाई कार्टर। उसकी आवाज़ में अभी भी सिसकियां और उत्सुकता थी। क्या यह मिस वाइट हैं? मैं इवान पामा हूँ, कार्लोस के पिता। लाइन के दूसरी तरफ से एक स्थिर, कोमल पुरुष की आवाज़ आई। रेनी वाइट अचानक अचंभित हो गई, मानो उसके ऊपर ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल दी गई हो, जिससे वह तुरंत जाग गई हो। उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था और इवान पामा का सुडौल चेहरा उसके दिमाग में तुरंत उभर आया। उसे देर से याद आया कि जिस उपराष्ट्रपति पामा से वह पहले मिल चुकी थी, वह वाकई कार्लोस जैसा ही था और उसकी भौहों के बीच भी वही वीरता थी। क्या आपके पास समय है? मुझे कार्लोस के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। इवान पामा का स्वर शांत और धीमा था, लेकिन उसमें अकाट्य शक्ति थी। रेनी वाइट ने बिना सोचे समझे मिलने के लिए मान लिया, मानो आखिरी सहारा मिल गया हो।
वह पूरी उम्मीद से इवान पामस से कार्लोस के बारे में जवाब पाने की उम्मीद कर रही थी ताकि कुछ बचा सके। विला में दोपहर की धूप फर्श से छत तक की खिड़कियों से होकर संगमरमर के फर्श पर शानदार ढंग से फैलती थी। लेकिन एमिली पाकर के पास उज्ज्वल दृश्यों की सराहना करने का कोई दिल नहीं था, उसका मन उलझी हुई भावनाओं के ढेर से भरा था। अभी कुछ देर पहले वह लिविंग रूम के सोफे पर श्रीमती कार्टर के सामने बैठी थीं। श्रीमती कार्टर ने उनका हाथ थाम लिया था और बड़े प्यार और गंभीरता से बात करते हुए परिवार की आधी संपत्ति अपने अजन्मे बच्चे के नाम करने का प्रस्ताव रखा था। श्रीमती कार्टर की नज़रें सच्ची थीं, अपनी छोटी बेटी और अपने अजन्मे पोते के प्रति एक बुजुर्ग के स्नेह से भरी हुई। एमिली पाकर समझ गईं कि श्रीमती कार्टर का ये नेक इरादा था, वे उन्हें और उनके बच्चे के भविष्य के जीवन के लिए आश्वस्त करना चाहती थीं। लेकिन जैसे जैसे ये होता गया, एमिली उतनी ही असहज होती गई। एक तरफ वह मिसेस कार्टर की दयालुता से प्रभावित थी, दूसरी तरफ वह जानती थी कि उसका अगला कदम मिसेस कार्टर को निराश कर सकता है। उसने श्रीमती कार्टर के प्रस्ताव को चतुराई से अस्वीकार कर दिया। उसकी आंखों में क्षणिक निराशा देखकर एमिली का दिल अपराधबोध से भर गया। अपने कमरे में वापस आकर एमिली पाकर धीरे धीरे मेज तक गई, दराज खोला और तलाक का आवेदन निकाला जो उसने बहुत पहले तैयार किया था। कल रात कार्लोस घर नहीं आया था। वह बिस्तर पर अकेली करवटें बदलती रही, उसे नींद नहीं आ रही थी। अंधेरे में जिन समस्याओं को उसने जानबूझकर नज़रअंदाज किया था वे ज्वार की तरह उमड़ पड़ीं। एक समय उसने बच्चे को एक पूर्ण घर देने की आशा की थी, यह विश्वास करते हुए कि जब तक वह इसे बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करती रहेगी तब तक जीवन चलता रहेगा। लेकिन अब कठोर वास्तविकता ने उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया कि यह उसकी इच्छाधारी सोच से अधिक कुछ नहीं था। उसके हाथ में तलाक का आवेदन देखकर एमिली पाकर की निगाहें धीरे धीरे दृढ़ हो गईं। उसने धीरे से आह भरी और हाथ उठाकर अपने थोड़े से उभरे हुए पेट को छुआ, मानो अंदर की नन्ही जान को शक्ति दे रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को प्रोत्साहित कर रही हो। भविष्य चाहे जो भी हो, उसे हिम्मत से आगे बढ़ना ही होगा। पब फ्यूचर एड्स अध्याय 247 अध्याय 242। एमिली पाकर कार्लोस को संदेश भेजने ही वाली थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मिसेस कार्टर थीं। उसका दिल अचानक धड़क उठा। घबराहट में उसकी नज़र मेज पर रखे तलाक के साफ सुथरे समझौते पर पड़ी। लगभग अचानक एमिली ने उसे झट से उठाया और दराज में ठूंस दिया। इस घर में मिसेस कार्टर हमेशा से ही एमिली का बहुत ख्याल रखती थीं। एमिली के लिए वह सबसे करीबी बुजुर्ग थीं और वह उन्हें बिल्कुल भी दुखी नहीं करना चाहती थीं। उसके और कार्लोस के बीच वैवाहिक संकट उसके दिल पर एक भारी पत्थर की तरह दबाव महसूस कर रहा था। एमिली ने मन ही मन सोचा कि जब श्रीमती कार्टर पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी तो वह अपना अपराध स्वीकार करने के लिए उपयुक्त समय ढूंढ लेंगी ताकि नुकसान को कम से कम किया जा सके। एमिली, विलियम नाम का एक सज्जन आपसे मिलने आए हैं। दरवाजे के बाहर से श्रीमती कार्टर की आवाज़ आई जो धीमी और थोड़ी उलझन भरी थी। एमिली थोड़ा रुकी। विलियम, वह अचानक क्यों आया? उसके मन में अनगिनत प्रश्न उमड़ पड़े। इस बीच कार्लोस जल्दी से हवेली में वापस आ गया। उसके लंबे पैर तेजी से चल रहे थे, उसके कदम तेजी से और बलपूर्वक चल रहे थे। उसके मन में केवल एक ही विचार था, एमिली से जल्दी से मिलना, रेनी वाइट के साथ हुई गलतफहमी को समझाना और उसका मन शांत करना। लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद ही उसकी नज़र अनजाने में पास ही स्थित झील के किनारे पर चली गई। उसके कदम अचानक रुक गए और उसके पूरे शरीर का खून जम गया। झील के किनारे शाम की सूर्य की किरणों ने दो आकृतियों को धीरे से रेखांकित किया। वह लंबा आदमी जो एमिली को प्यार से गले लगा रहा था कोई और नहीं बल्कि विलियम था। हवा झील के पार बह रही थी, लहरें पैदा कर रही थी, लेकिन कार्लोस को इसकी प्रशंसा करने का कोई दिल नहीं था। उसका पहले का उज्ज्वल मूड तुरंत उदासी में बदल गया और उसका चेहरा उदास हो गया। वह बड़ी मुश्किल से एडम विलो को दूर भेज पाया था और अब विलियम लगातार इधर उधर घूम रहा था। उसके अंदर एक अवर्णनीय क्रोध और ईर्ष्या उमड़ पड़ी। उसकी मुट्ठियां अनजाने में भींच गई थीं, दबाव से उसकी उंगलियां सफ़ेद हो गई थीं। इस समय झील के किनारे विलियम एमिली की ओर अपराध बोध से भरे चेहरे से देख रहा था। उसका स्वर क्षमा याचना से भरा था। एमिली, मुझे बहुत खेद है, लेकिन मुझे ये करना पड़ा। उसकी आंखें बेबसी से भरी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई भारी बोझ उठा रहा हो। एमिली ने अपना सिर थोड़ा सा हिलाया, उसके बाल भी हिल रहे थे और उसने धीरे से कहा, विलियम, ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि हेनरी पाकर के पास अभी भी ऐसे संबंध होंगे। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसकी आंखें चिंता को छिपा नहीं पा रही थीं। जैसा कि पता चला, विलियम एमिली को अलविदा कहने आया था। उनके चेहरे पर जल्दबाजी और आंखों में चिंता थी, क्योंकि उन्होंने एमिली को बताया कि उनके पास एक जरूरी काम है और उन्हें तुरंत सिनोविया लौटना है। लेकिन एमिली को इससे भी अधिक आश्चर्य विलियम द्वारा लाई गई चौंकाने वाली खबर से हुआ। सोफी पाकर को बरी कर दिया गया था। ये सुनते ही एमिली का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसकी पहले से ही उलझी हुई भावनाएं और भी भारी हो गईं, मानो कोई बड़ा पत्थर उसकी छाती पर दबा हुआ हो और उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही हो। सोफी पाकर ने सब कुछ सोच समझकर सोचा था कि अपने बुने हुए झूठ से वह एमिली को एक अपूरणीय रसातल में धकेल सकती है। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि विलियम और एमिली मिलकर उसके बुरे कारनामों का पर्दाफाश कर देंगे और उसे मानहानि के मुकदमे में अदालत में घसीट लाएंगे। विलियम, जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गहरा प्रभाव था और जिसके साथ उसके गहरे संबंध थे, ने सोफी को सकते में डाल दिया। वह जानती थी कि इस बार जेल की सर्द जिंदगी उसे जरूर मिलेगी। पूछताछ कक्ष में सोफी पाकर पीली पड़ गई थी। उसकी आंखें भटक रही थीं, उसके गालों पर पसीने की बूंदें बह रही थीं, वह डर और पछतावे से भरी हुई थी। हालांकि जब मामला सुलझने लगा था तभी हालात ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। सिनोविया के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ने न जाने क्यों एक फ़ोन करके हस्तक्षेप किया। उसकी आवाज़ धीमी और निर्विवाद थी। कुछ देर की बहस के बाद विलियम के पास रियायत देने और आरोप वापस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्रोध से भरा हुआ लेकिन कई दबावों के कारण शक्तिहीन, वह बस अकेले में आहें भर सकता था।
एमिली की बात करें तो उसे पूरा यकीन था कि सच्चाई की जीत होगी, न्याय जरूर होगा। वह उम्मीद के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची थी। उम्मीद थी कि कानून सोफी को उसकी हकदार सजा दिलाएगा, लेकिन हकीकत ने उस पर पानी फेर दिया। पुलिस अधिकारियों ने एमिली और सोफी के बहन होने के कारण इसे एक सामान्य पारिवारिक विवाद समझकर टाल दिया। एमिली ने चाहे कितनी भी रोते हुए अपनी शिकायतें बताईं या मामले की गंभीरता पर जोर दिया, उन्होंने मामले को संभालने से इनकार कर दिया और उसके आरोपों को अनसुना कर दिया। पुलिस स्टेशन से निकलते हुए एमिली ने बादलों से घिरे आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, उसका दिल शिकायतों और अनिच्छा से भरा था, जिसे बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं था। वह समझ नहीं पा रही थी कि सत्ता और रिश्तेदारी के अपहरण के आगे सच्चाई इतनी बेबस क्यों हो गई है और न्याय इतना दुर्गम क्यों लग रहा है। अध्याय 248, अध्याय 243। एमिली पाकर ने कार्लोस के सवाल सुनते ही अपने अंदर एक आग सी महसूस की। वह ये जानकर पहले से ही गुस्से में थी कि सोफी पाकर को दोषमुक्त कर दिया गया है, और अब उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। अपनी बाहों को छाती पर मोड़े, थोड़ी को थोड़ा ऊपर उठाए, उसने कठोरता से जवाब दिया, हाँ, मैंने उसे मारा। तुम्हें उससे ये बातें कहने की जरूरत नहीं थी। कार्लोस के स्वर में लाचारी का भाव था। सच तो यह है कि वह ये कहना चाहता था कि यदि एमिली सचमुच उसकी परवाह करती है तो उसे उससे अपनी परेशानी के बारे में बात करनी चाहिए। उसने उसकी ईर्ष्या के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वास्तव में वह मन ही मन खुश था, क्योंकि इससे पता चलता था कि उसके मन में उसके लिए भावनाएं थीं। वास्तव में वह उसके दिल से पूरी तरह गायब भी नहीं थी। क्यों? एमिली की आवाज़ अनायास ही ऊंची हो गई और उसने तीखे स्वर में पूछा, मैंने आपकी प्रिय महिला को फ़ोन किया और उसे हमारे बीच के रिश्ते को गलत समझा और अब आपको दुख हो रहा है। वह कार्लोस के साथ शांतिपूर्वक बातचीत करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया उसकी भावनाएं अनियंत्रित बाढ़ की तरह उमड़ पड़ीं। हर बार जब वह कार्लोस का सामना करती थी तो वह आसानी से उसके मूड को प्रभावित कर सकता था, और इस अकथनीय एहसास ने एमिली को बेहद असहज कर दिया। वह हमेशा खुद को एक समझदार और शांत इंसान समझती थी, लेकिन कार्लोस के सामने उसका सारा दिखावा और संयम टूट गया। ये सोचकर एमिली ने दांत पीस लिए और मन ही मन जल्द से जल्द तलाक लेने का संकल्प लिया। सौभाग्य से उसने और कार्लोस ने गुप्त विवाह किया था। वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र थे और उनकी कोई साझा संपत्ति नहीं थी, इसलिए सैद्धांतिक रूप से तलाक की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए। हालांकि उसने सहज रूप से अपने अभी भी सपाट पेट को छुआ। एकमात्र जटिलता ये थी कि उसके अंदर चुपचाप बढ़ता हुआ छोटा जीवन था। यदि यह बच्चा उनके तलाक में बाधा बनेगा तो उसे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। क्या बकवास कर रही हो? रेनी और मेरे बीच कुछ भी नहीं है, कार्लोस ने असहाय होकर कहा, अपनी कनपटियां रगड़ने के लिए हाथ उठाते हुए, कुछ थका हुआ सा। उसे याद आया कि उसने पढ़ा था कि गर्भवती महिलाओं का गुस्सा बहुत जल्दी बदल जाता है, और उसने एमिली को धैर्यपूर्वक शांत करने की कोशिश की थी, लेकिन एमिली ने उसे समझाने का मौका ही नहीं दिया। कल रात कार्लोस कुछ बोलने ही वाला था कि एमिली ने ठंडी हंसी से मुंह बनाया। बिना कुछ कहे उसने गुस्से से अपना फ़ोन कार्लोस को थमा दिया। मैंने खबर तो देख ही ली है, तुम्हें और क्या कहना है? कार्लोस, क्या तुम्हें हमारी शादी का इकरारनामा याद है? तुमने वैवाहिक निष्ठा न निभाकर इसका उल्लंघन किया है। मुझे एक दी। एमिली तलाक का मुद्दा उठाने वाली थी। कार्लोस ने एमिली द्वारा दिया गया फ़ोन थाम लिया और नीचे देखते हुए बोला, स्क्रीन पर दिख रही खबर का शीर्षक उस पर हथौड़े की तरह लगा। मिल्टोनिया की उड़ान में गंभीर अशांति का सामना करना पड़ा, सिनोविया का सबसे धनी व्यक्ति। बस एक नज़र डालते ही कार्लोस की सांसें तेज हो गईं। फ़ोन पकड़े उसका हाथ बेकाबू होकर कांपने लगा। एमिली, दादाजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कार्लोस ने ऊपर देखा, उसकी आंखें सदमे से भरी थीं, उसकी आवाज़ में लगभग घुटन थी। ये सुनकर एमिली की जुबान पर आया शब्द तलाक वापस निकल गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, गुस्से की जगह डर और घबराहट ने ले ली। उसने झट से कार्लोस के हाथ से फ़ोन छीन लिया और ध्यान से एक एक लाइन खबर पढ़ने लगी। हर शब्द के साथ उसका दिल और भी ज्यादा बैठ रहा था। जैसे ही वे अचानक आए इस बुरी खबर से स्तब्ध हुए। कार्लोस ने जल्दी से फ़ोन उठाया और बटले की रुआंसी आवाज़ आई, युवा मालिक, युवा मैडम, जल्दी लौट आइए। मैडम बेहोश हो गई हैं। ये खबर एक और झटका थी और एमिली और कार्लोस ने एक दूसरे की आंखों में गहरी बेबसी और बेचैनी देखी। बिना एक पल भी गंवाए वे कार की ओर लड़खड़ाते हुए चल पड़े, घर भागने और आने वाली मुसीबतों का सामना करने के लिए उत्सुक। अध्याय 249, अध्याय 244। बूढ़ी औरत काटर। लंबे इंतजार के बाद श्रीमती काटर की हालत अंततः स्थिर हो गई। ऑपरेशन कक्ष के बाहर खड़े परिवार ने राहत की सांस ली। श्रीमती काटर को वार्ड में ले जाया गया। वार्ड के बाहर इवान पामर ने कुछ लोगों को बुलाया जो उनसे मिलने के लिए अंदर आने वाले थे। आपके दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। इवान पामर की आवाज़ ने क्षणिक शांति को तोड़ दिया। उन्होंने कहा, उन्होंने अस्पताल से अपनी स्थिति छिपाई और छुट्टी दिए जाने पर जोर दिया। विमान में उन्हें अचानक ब्रेन हेमरेज हो गया। हालांकि लैंडिंग के तुरंत बाद उन्हें आपातकालीन उपचार के लिए भेजा गया था, फिर भी वे कोमा में हैं और तब से होश में नहीं आए हैं। इवान पामर ने सबको एक और बुरी खबर सुनाई, जो साफ आसमान से बिजली गिरने जैसी थी। ये कहने के बाद इवान ने एमिली पाकर पर आरोप लगाते हुए उंगली उठाई और क्रूरता से कहा, सब उसकी गलती है। अगर वो बदकिस्मती न होती तो तुम्हारे दादाजी विदेश जाने की जल्दी में न होते। पिताजी, आप इसके लिए भाभी को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? ये सुनकर मारिया काटर को अपराध बोध हुआ और उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। वह एमिली पाकर का बचाव करने के लिए दौड़ी। दादाजी ने अकेले ही विदेश जाने का फैसला किया और मैं ही उन्हें वहां ले गया। मैं इसके लिए कुछ जिम्मेदारी लेता हूँ। ये जानकर कि बूढ़े मालिक को होश नहीं आया है, एमिली पाकर को सबसे ज्यादा दुख हुआ। उसका मन बार बार अपने दादाजी के साथ बिताए पलों को याद करता रहा, जो अफसोस से भरे थे। उसे यह विचार करना चाहिए था कि उसके दादाजी बहुत बूढ़े थे और उनका स्वास्थ्य भी खराब था, जिसके कारण उनके लिए स्वास्थ्य लाभ के लिए विदेश जाना उपयुक्त नहीं था। लंबी उड़ान की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये तुम्हारी गलती नहीं है।
एमिली पाकर की आत्मा दोषपूर्ण स्थिति को देखकर कार्लोस अब अपना गुस्सा नहीं रोक सका। जब इवान पामा एमिली पर चिल्लाया तो कार्लोस ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपने अंदर के गुस्से को दबाने की कोशिश करने लगा। यदि ये तथ्य न होता कि उसकी मां अभी भी ऑपरेशन कक्ष में थी तथा जीवन और मृत्यु के बीच अनिश्चित थी तो वह तुरंत इवान पामा से भिड़ जाता। इस समय वह खुद को और अधिक नहीं रोक सका और चिल्लाया, इवान पामा, यह मत भूलना कि दादाजी को विदेश भेजने पर किसने जोर दिया था। तुम साफ तौर पर नहीं चाहते थे कि दादाजी देश में रहें। उनके साथ जो हुआ उसके असली गुनहगार तुम ही हो। आपके दादाजी को विदेश भेजना आपकी दादी का निर्णय था। कार्लोस के शब्दों से इवान पामा का चेहरा पहले सफ़ेद हुआ फिर लाल और उसने ठंडे व्यंग्य से जवाब दिया, खुद को शांत रखने के लिए मजबूर किया। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो अपनी दादी से कहो। बोलते समय उसने गर्व से फ़ोन हाथ में उठा लिया। तभी कार्लोस को ध्यान आया कि कॉल बहुत पहले ही कनेक्ट हो चुकी थी। कार्लोस और मारिया कार्टर के चेहरे भारी हो गए। बूढ़े मालिक की तुलना में बूढ़ी औरत कार्टर हमेशा सख्त रहती थी, कभी कभार ही अपनी भावनाएं जाहिर करती थी और भाई बहनों के ज्यादा करीब भी नहीं थी। Emily Parker's gaze was also drawn to that small phone, feeling both nervous and curious, not knowing what kind of attitude the old lady of the Carter family would have. Soon, an elderly woman with a slightly stern face and meticulously groomed white hair appeared on the video. Grandmother, Carlos and Maria Carter called out softly, their voices tinged with a mix of reverence and apprehension. Emily Parker had yet to speak when Carlos promptly said, Grandmother, this is Emily Parker, my wife. Emily Parker breathed a slight sigh of relief. If Carlos hadn't introduced her in time, she really wouldn't know how to address the old lady of the Carter family. If I didn't hear wrong, you two think I'm the one who harmed your grandfather. Old Lady Carter's voice, tinged with authority and coldness, came clearly through the phone, indicating she had heard the earlier conversation. She sat in a luxuriously yet coldly decorated room with shelves filled with various precious antiques behind her. Her gaze swept over everyone through the phone screen, sharp enough to seem like it could see through people's hearts. Emily Parker noticed that her gaze deliberately skipped over her, never pausing even for a moment, as if she were invisible. Grandmother, that's not what I meant. Carlos bowed his head slightly, speaking in a low voice, his tone filled with a hint of helplessness and repression. He clenched his fists tighter, his knuckles whitening due to the force trying to suppress his discontent. Carlos, you are just as impulsive as ever, acting and speaking without thinking. Old Lady Carter snorted coldly, her brows furrowing tighter, making the wrinkles on her face even more pronounced. How can I trust you with the company with this attitude? Her tone was as though evaluating a useless piece of property, making it clear she was very displeased with her grandson. Carlos remained silent. From a young age, both Old Lady Carter and even Palmer had been highly critical of him, never giving him the recognition he deserved. He had long become accustomed to this feeling of being denied. But even so, being reprimanded like this in front of his wife still stirred a wave of anger within him. Grandmother, Maria Carter's eyes were full of worry, wanting to help explain a few words for her brother, yet she was interrupted by Old Lady Carter before she could finish speaking. Maria, go inside and check on your mother. I have something to say to your brother and your father. Old Lady Carter's tone brooked no argument, her eyes flashing with unyielding authority. Maria Carter bit her lip lightly, looked helplessly at her brother and Emily Parker and turned to enter the ward. Emily Parker stood in place at a loss, not knowing whether to stay or leave. Just as she was about to follow Maria Carter into the ward, her hand was suddenly grabbed by Carlos. Carlos, lowering his voice, said, You stay. You are my wife and there is nothing my grandmother wants to say that you can't hear. उनकी आवाज़ हालांकि धीमी थी लेकिन इतनी दृढ़ थी कि फ़ोन पर इवान पामा और ओल्ड लेडी कार्टर दोनों सुन सकते थे। उसने एमिली पाकर का हाथ कसकर पकड़ लिया तथा अपनी दादी को यह संकेत भी दिया कि एमिली उसकी पत्नी है। एमिली ने धीरे से खुद को अलग करने की कोशिश की लेकिन उसे लगा कि कुछ ही समय में उससे छूट पाना असंभव है। आप एमिली पाकर हैं? फ़ोन पर से बूढ़ी महिला कार्टर की आवाज़ आई जो किसी सत्ताधारी व्यक्ति की जांच से भरी हुई थी। अंततः उसकी निगाहें स्क्रीन के पार एमिली पर टिक गईं, मानो बिक्री के लिए किसी वस्तु का मूल्यांकन कर रही हों। तुम काफ़ी सभ्य लग रहे हो। चूंकि कार्लोस ने बोल दिया है तो तुम रुक सकते हो। उसके स्वर में अनिच्छा से स्वीकृति थी, मानो एमिली को रुकने की अनुमति देना कोई बड़ा उपकार था। माँ, आपको जो भी कहना है कृपया निर्देश दीजिए, हम सब सुन रहे हैं। इवान पामा का चेहरा उत्सुक मुस्कान से भरा था, वह थोड़ा सा फ़ोन की ओर झुक रहा था और उसने ओल्ड लेडी कार्टर से कहा, उसकी आंखों में अनियंत्रित प्रत्याशा झलक रही थी। इवान, हाल ही में बहुत कुछ हुआ है। मैं ओल्ड मास्टर की स्थिति का ध्यान रखूंगा। बूढ़ी महिला कार्टर अपनी कुर्सी पर सीधी बैठी थी, धूप उनके शरीर पर ठंडी कठोर धार से पड़ रही थी। वह रुकी और फिर व्यवस्थित ढंग से आगे बोली, जहां तक घरेलू मामलों की बात है, मैंने बोर्ड के अन्य सदस्यों से पहले ही चर्चा कर ली है। आप कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे और समूह का प्रबंधन संभालेंगे। अब से कार्टर परिवार आपके हाथों में रहेगा। उसका स्वर शांत था, फिर भी उसका हर शब्द भारी हथौड़े की तरह था जो सबके दिलों में लहरें पैदा कर रहा था। अध्याय 250, अध्याय 245। ये सुनते ही कार्लोस की भौहें तन गईं और उसकी निगाहें तेज हो गईं। ओल्ड लेडी कार्टर का इरादा इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता। वह कार्टर कबीले को पूरी तरह से इवान पामा को सौंपना चाहती है। दादी, माँ तो जाग चुकी हैं। कार्लोस का स्वर शांत था। माँ इतने वर्षों से कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रही हैं, क्या आपको पहले उनकी राय नहीं लेनी चाहिए? आखिर माँ आपकी और दादाजी की इकलौती संतान है। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और सीधे फोन स्क्रीन पर दिख रही बूढ़ी महिला कार्टर की ओर देखने लगा। कार्लोस को यह अच्छी तरह पता था कि यह सिर्फ उसकी माँ के उचित हितों को सुरक्षित करने के बारे में नहीं था, बल्कि कार्टर क्लान ग्रुप के भविष्य की दिशा के बारे में भी था।
उन्होंने अपने बचपन को याद किया, अपनी माँ को समूह में व्यस्त देखा, वे दिन और रात जब उन्होंने कार्टर कबीले के विकास के लिए कड़ी मेहनत की, और अब ऐसा लग रहा था कि उनके प्रयासों को आसानी से दूसरों को सौंप दिया जाएगा। वह वास्तव में निष्क्रिय नहीं बैठ सकते थे। जब माता और पिता एक साथ थे तो परिवार में बहुत हंगामा हुआ। ऐसा कहा जाता है कि दादाजी ने इस विवाह का कड़ा विरोध किया था, लेकिन दादी जी ने इसका भरपूर समर्थन किया था और उस समय उनका रवैया बहुत दृढ़ था। अंततः दादाजी दादी और माँ को मना नहीं पाए और काफ़ी विचार विमर्श के बाद वे विवाह के लिए राजी हो गए। और अब समूह के मामलों पर इतने बड़े निर्णय का सामना करते हुए कार्लोस ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि क्या दादी उसकी माँ की भावनाओं पर विचार नहीं कर रही थी। इन वर्षों में आपकी माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपके पिता ही हमेशा उनकी सहायता करते हैं। बूढ़ी महिला कार्टर की अभिव्यक्ति उदासीन थी, उसके शब्द आधिकारिक और अडिग थे। लेकिन जहां तक आपकी बात है, आप इतने लंबे समय से समूह में शामिल हैं और अपनी माँ की मदद नहीं कर पाए, ये दर्शाता है कि आप में प्रबंधन क्षमताएं नहीं हैं। ये निर्णय मैंने और बोर्ड ने व्यापक विचार विमर्श के बाद लिया है। उसका स्वर और भी ठंडा हो गया। एमिली पाकर को महसूस हुआ कि उसका हाथ पकड़ने वाला व्यक्ति थोड़ा काम रहा है। वह कार्लोस की ओर देखने लगी, उसे अपने होठों को कसकर दबाते हुए देखकर इस क्षण एमिली को अनियंत्रित आवेग का एहसास हुआ। बूढ़ी औरत, आप गलत हैं। एमिली ने गहरी सांस ली, साहस जुटाया और स्पष्ट एवं दृढ़ता से कहा, कार्लोस प्रतिभा से रहित नहीं है। इन कुछ महीनों के दौरान उन्होंने कार्टर ऑटोमोटिव को दिवालियापन के कगार से पुनर्जीवित किया है, और इसके अलावा उन्होंने कार्टर क्लान और स्टर्लिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच सहयोग को सुगम बनाया है। उसने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया और फोन स्क्रीन पर बूढ़ी महिला कार्टर को स्थिर रूप से देखने लगी। मुझे लगता है कि आप इतने लंबे समय से विदेश में हैं कि आपको घरेलू स्थिति की जानकारी ही नहीं है। ये कहते हुए एमिली ने इवान की अप्रसन्न निगाहें महसूस की, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। इस समय वह पूरी तरह से कार्लोस की प्रतिष्ठा को सुधारने पर आमादा थी, उम्मीद कर रही थी कि ओल्ड लेडी कार्टर कार्लोस के बारे में अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी। बदतमीज, क्या तुम अपने बड़ों से ऐसे बात करते हो? इवान गुस्से से चिल्लाया, उसकी आवाज़ खाली गलियारे में गूंज रही थी। वह आगे बढ़े और एमिली की ओर इशारा करते हुए कहा कि उनकी राय में एमिली ने एक जूनियर के रूप में ओल्ड लेडी कार्टर का खुलेआम खंडन करने का साहस किया, जो कि सरासर शिष्टता थी। कार्लोस भी अपने बगल में खड़ी एमिली को देखकर थोड़ा हैरान हुआ। उसने खुशी से अपनी आंखें थोड़ी चौड़ी कर लीं। कल तक वे एक दूसरे के प्रति ठंडे थे, झगड़े में चुप थे, लेकिन इस समय वह बिना किसी हिचकिचाहट के खड़ी हो गई और उसके पक्ष में जोरदार दलीलें देने लगी। इस महिला के परिवर्तन से कार्लोस आश्चर्यचकित भी हुए और भावुक भी। उसका मुंह अनायास ही ऊपर उठ गया। बूढ़ी महिला कार्टर के शब्दों से उत्पन्न उदास मनोदशा अचानक इस समय बारिश के बाद साफ होने जैसी महसूस हुई। किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा सुरक्षित रखे जाने का एहसास जिसकी वह परवाह करता था, सर्दियों में गर्म धूप की तरह था, जो उसके दिल में गर्मजोशी से फैल रहा था, जो वास्तव में अच्छा लग रहा था। क्या आप कह रहे हैं कि मैं पुराना हो गया हूँ? बूढ़ी महिला कार्टर का मूल रूप से सौम्य चेहरा तुरंत ही फट गया। उसकी जगह अपमानित होने का गुस्सा आ गया। उसकी निगाहें एमिली की ओर बर्फ की धार की तरह उठी। तुम तो एक मामूली नज़ हो, तुम्हारे पास मुझसे कंपनी प्रबंधन के बारे में बात करने की क्या योग्यता है? उसने बहुत पहले ही इवान से एमिली के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी। उसकी नज़र में एमिली एक साधारण पृष्ठभूमि वाली मालकिन की नाजायज़ बेटी मात्र थी। अविवाहित होने के बावजूद कम उम्र में गर्भवती होने के कारण इस तरह के निंदनीय व्यवहार ने पहले से ही उसके मन में उसके प्रति घृणा उत्पन्न कर दी थी। पारिवारिक संबंधों को तोड़ने की बात तो दूर, पारंपरिक और रूढ़िवादी ओल्ड लेडी कार्टर के दृष्टिकोण से यह पूरी तरह से अनुचित व्यवहार था। इस समय एमिली ने उसका विरोध करने का साहस किया, जिससे एमिली के प्रति उसकी नापसंदगी और भी गहरी हो गई तथा उसका स्वर और भी तीखा हो गया। दादी, मैंने पहले ही कह दिया है, वह मेरी पत्नी है। कार्लोस आगे बढ़ा, एक अटूट दीवार की तरह अपने पीछे एमिली की मजबूती से रक्षा करते हुए। उसकी निगाहें दृढ़ थीं। सीधे ओल्ड लेडी कार्टर की ओर देखते हुए उसने दृढ़ता से कहा, उसने जो कहा वही मेरा मतलब है। मैं भी बोर्ड का सदस्य हूँ। मैं इवान पामर को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाने से सहमत नहीं हूँ। मैं उसे आपकी पत्नी के रूप में नहीं पहचानता। बूढ़ी महिला कार्टर की आवाज़ तीखी और ठंडी थी। एमिली को देखते हुए उसकी निगाहें घृणा से भरी थीं। एक बदतमीज नाजायज़ बेटी, वह हमारे कार्टर कबीले की भावी युवा मैडम बनने के लिए कैसे योग्य है? वह थोड़ा रुकी, उसका स्वर और भी उग्र हो गया। उसके गर्भ में जो बच्चा है, मैं किसी से उसका गर्भपात करवा दूंगी। ये शब्द किसी तेज धारदार ब्लेड की तरह थे, जो सीधे एमिली पर वार कर रहे थे। एमिली ने सहज ही अपने पेट को हाथ से पकड़ लिया। उसकी आंखों में गुस्सा था। दादी, वह मेरा बच्चा है, मेरी पत्नी है। आपको ये तय करने का कोई अधिकार नहीं है कि उसे कैसे संभालना है। कार्लोस की भौहें सिकुड़ गईं, उसके माथे पर नसें थोड़ी उभर आईं। क्रोध के कारण उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। उसका दिल पहले से ही क्रोध से जल रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि दादी इतनी निर्दयी हो सकती हैं कि ऐसी बातें कहें। चूंकि आप ये पत्नी और यह बच्चा चाहते हैं। बूढ़ी महिला कार्टर अविचलित थी। उनका स्वर अभी भी कठोर था, जिसमें समझौते की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो मैं आपको औपचारिक रूप से सूचित करता हूं कि आज से आप बोर्ड के सदस्य नहीं हैं। उसकी निगाहें ठंडी थीं। उसकी नज़रों में जो भी उसकी इच्छा का उल्लंघन करेगा उसे दंडित किया जाएगा, यहाँ तक कि उसका अपना पोता भी इसका अपवाद नहीं था। माँ, मैं आपके निर्णय से सहमत नहीं हूँ। जब कार्लोस और बूढ़ी महिला कार्टर आपस में झगड़ रहे थे, माहौल तनावपूर्ण था, तभी वार्ड का दरवाजा धीरे से खुला। श्रीमती कार्टर पीली पड़ चुकी थी, कमजोरी से व्हीलचेयर पर बैठी थी। मारिया कार्टर उत्सुकता से सावधानी से उन्हें बाहर धकेल रही थी। माँ और बेटी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, क्योंकि उन्होंने वार्ड के अंदर से बाहर हो रहे झगड़े की आवाज़ साफ सुनी थी। तुम बाहर क्यों आए? इवान का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। वह उनसे मिलने के लिए कुछ कदम तेजी से बढ़ा। श्रीमती कार्टर को वापस वार्ड में धकेलने के लिए आगे बढ़ा, लगातार कहता रहा, चिंता मत करो माँ, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी।
उसकी आवाज़ में कुछ शांति थी। आमतौर पर श्रीमती गोल्डस्मिथ उसकी बात सुनती थी, लेकिन इस बार श्रीमती कार्टर असामान्य रूप से दृढ़ थी। उन्होंने उसका हाथ झटक दिया। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।